So hello everyone, and now we are moving to the next chapter of our ISC Economics class 12. चैप्टर का नाम मनी है. मनी एंड बैंकिंग मिला करके 8 मार्क्स का आएगा. तो ये दोनों चैप्टर के कंबाइंड वेटेज 8 मार्क्स है. आइए हम लोग शुरू करते हैं. मनी चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, येट वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से 2-3 जगह है जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आइए पूरा टॉपिक करते हैं. मनी क्या होता है एक इंट्रोडक्शन बता देते हैं, बट आपको मनी क्या होता है ये नहीं पूछेगा कोई. मनी इज एनीथिंग विच यू कैन एक्सचेंज द प्रोडक्ट विथ. ठीक है, मनी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से आप प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हो, किसी के साथ प्रोडक्ट बाय एंड सेल कर सकते हो, एक्सचेंज करने में काम आता है. ठीक है, ये आपकी जो जनरल परचेजिंग पावर है, आपकी जो खरीदने की ताकत है उसको बढ़ाता है. The more money you have, the more things you can buy, and the less you have, the lesser you can buy. ठीक है, आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं जिस पे क्वेश्चन बनेगा, वो है फंक्शंस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे स्टार मार्क लगा देना. ठीक है, जिनके पास मेरा स्टडी मटेरियल है आप इसको लेके बैठो ऐसे ही एज इट इज दिया हुआ है, और जिनके पास नहीं है तो आप जो भी जहां से भी फॉलो कर रहे हो वो लेकर बैठ जाइए. एंड लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां से क्वेश्चन बनते हैं. तो आइए अब हम लोग इस पार्ट को करते हैं. सबसे पहला फंक्शंस ऑफ मनी. अब फंक्शंस में भी पहला आता है प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी का मतलब होता है एकदम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फंक्शन. सारे फंक्शंस होते हैं मनी के, बट ये वाले जो है ना, ये मेन फंक्शन है. ये वाले एकदम से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना मनी का जीवन अधूरा. ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस एकदम से इंपॉर्टेंट फंक्शन. नंबर 1 इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यस, पैसों के हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हो. थोड़ा एनर्जी लेवल प्लीज हाई रखिएगा. एग्जाम्स आ रहे हैं, ज्यादा दिन का गैप नहीं है, 4 दिन का गैप है, तो प्लीज थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रखिएगा. जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, जब हम लोग गुड्स बाई करते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो उल्टे में यूज होता है उसे कहते हैं मनी. ठीक है, सेलर देगा प्रोडक्ट, बायर देगा मनी, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड मनी. मनी का फीचर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. प्रोडक्ट एक्सचेंज करने के लिए काम आता है. एंड नेक्स्ट, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसे भी हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं. आप एक लैपटॉप खरीदने जाओगे, शॉपकीपर से पूछोगे कितना हुआ, तो वो बोलेगा 50,000 रुपीज. क्या बोला? 50,000 रुपीज, मतलब पैसों के टर्म्स में बता रहा है. आप एक नोटबुक खरीदने जाओगे मार्केट में, पूछोगे कितना हुआ, वो बोलेगा 80 रुपीज. 80 रुपीज मतलब वो भी पैसों के टर्म्स में बता रहा है. कार खरीदने जाओगे, शॉपकीपर बोलेगा, सेलर बोलेगा 15 लाख रुपीज. तो हर चीज की जो वैल्यूएशन होती है वो मनी के टर्म्स में मेजर होती है. जैसे हाइट हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वैसे किसी चीज की वैल्यू को मनी में मेजर करते हैं. तो मनी इज जस्ट अनदर वैल्यूएशन टूल. ये किसी भी चीज को वैल्यू कर सकता है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था, तो सब अलग अलग मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर आते थे, ठीक से वैल्यूएशन नहीं हो पाती थी. तो अभी मनी ने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है. मनी का 2 प्राइमरी फंक्शन है कि एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, और नॉट ओनली दैट, प्रोडक्ट की करेक्ट वैल्यूएशन भी लगा सकते हैं. कॉमन वैल्यू रहेगा सबके लिए. लैपटॉप 50,000 है तो मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए. ठीक है, तो इट इज द वैल्यू इन विच द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में प्राइस कहते हैं. तो दीज वर द प्राइमरी फंक्शन. आइए अब सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं. तो व्हाट आर सेकेंडरी फंक्शन? तो मेन फंक्शन हमने देख लिया, ये उसके बाद के फंक्शंस है. ठीक है, तो ये 20 आर सेकेंडरी. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला वाला था, बट ये भी इंपॉर्टेंट ही है. सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इसमें आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर का मतलब क्या होता है? जिसे आप डीले कर सकते हो, जिसे आप डीले कर सकते हो. ठीक है ना, तो जैसे मनी के टर्म्स में हम लोग डीले कर सकते हैं. वी कैन से कि अच्छा ठीक है, पेमेंट में आधा अभी कर देता हूं, आधा पेमेंट में नेक्स्ट वीक कर दूंगा. होता है ना मनी में, जब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऑन स्पॉट थोड़ी ना सारी पेमेंट होती है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ पेमेंट अभी कर देते, कुछ पेमेंट बोलते हैं बाद में कर देंगे. ये मनी के साथ पॉसिबल है. मनी हैज मेड दिस पॉसिबल, बट ये किसी प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल नहीं था. अगर आप फ्रूट सेलर है या अगर आप फ्रूट्स एक्सचेंज में देते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आधा अभी रख लो, आधा नेक्स्ट वीक दे देंगे. नेक्स्ट वीक तक तो वो खराब हो जाएगा. कोई बड़ा एसेट है तो वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, छोटे छोटे पेरिशेबल चीज खराब हो जाएंगे. तो वी कैन नॉट डू दिस विद टर्म्स ऑफ गुड्स, वी कैन ओनली डू दिस इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये भी एक मनी का फंक्शन है. ये ट्रांजैक्शंस को मोर वर्सेटाइल बनाता है. ठीक है, यू डोंट हैव टू डू स्पॉट ट्रांजैक्शन, यू कैन डू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. स्टोर ऑफ वैल्यू. यस, यही तो अभी उसी से कनेक्टेड है कि ये वैल्यू को स्टोर करके रखता है.
आज अगर 100 रुपीज है, ये 1 वीक के बाद भी 100 रुपीज ही रहेगा, इसकी वैल्यू गिरेगी नहीं। बट अगर आप 100 रुपीज के फ्रूट्स ले लोगे तो उसकी वैल्यू 1 वीक के बाद 0 हो जाएगी, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो अदर थिंग्स जो पहले पहले जो मनी के लिए यूज होते थे ना, पहले जो यूज होते थे मनी की जगह में, जो पहले यूज होते थे, बार्टर सिस्टम जब चलता था तो गुड्स दिए जाते थे, और वो गुड्स की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो वैल्यू स्टोर करके नहीं रख पाते थे। ठीक है, 100 रुपीज का जो फ्रूट्स है वो 1 वीक के बाद 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो पूरा खराब हो जाएगा। बट 100 रुपीज का जो मनी है वो 1 वीक के बाद भी 100 रुपीज ही रहेगा। तो मनी में पावर है अपने वैल्यू को इंटैक्ट रखने की। ठीक है, तो यहाँ वही वही चीज बताया हुआ है, जो भी है सब आपको अंडरलाइन करके दे दिया हूं। ठीक है, मैं समझाते जा रहा हूं, आप वहां से पढ़ते जाइएगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, बट वो सेलर को कैसे मिलेगा? थ्रू मनी। ठीक है, सेलर ने, जैसे यहाँ एग्जांपल भी गिवन है, सेलर ने आपको एक पेन बेचा, पेन की वैल्यू थी 20 रुपीज। ठीक है, पेन की वैल्यू थी 20 रुपीज, और यहाँ हो आप बायर, तो आपने पेन तो ले लिया, तो आपने 20 रुपीज का प्रोडक्ट उससे ले लिया, तो आप उसे 20 रुपीज वापस कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ मनी। सीधी सी बात है यार, अगर तुम किसी का वैल्यू प्रोडक्ट से ले रहे हो तो उसको वापस कॉम्पेंसेट कैसे करोगे? मनी से। तो मनी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। सॉरी, वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं ये लो अपने 20 रुपए, कैसे दे रहे हैं? करेंसी नोट के फॉर्म में दे रहे हैं, मनी के फॉर्म में दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस। तो ये अदर फंक्शंस है। ठीक है, प्राइमरी हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी हो गया इंपॉर्टेंट, और कंटिंजेंट हो गया अदर फंक्शंस। ठीक है, तो अदर फंक्शंस में क्या क्या आता है? मनी का अदर फंक्शंस है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। याद करो अपने कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर को, आपने वहां पे क्या पढ़ा था कि MU ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। याद है इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, डिमांड के बाद जो चैप्टर आता था इक्विलिब्रियम, सिंगल प्रोडक्ट वाले में आप ये कंडीशन पढ़ते थे ना कि MU ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बोलो, तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहता था। तो ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी तो मनी के थ्योरी पे बेस्ड है। अगर प्राइस ना हो, अगर ये वाला प्राइस जो है ये ना हो, तो क्या आपका ये फॉर्मूला बनता? फॉर्मूला नहीं बनता। ये प्राइस जो है इसके वजह से फॉर्मूला बना है, और प्राइस मतलब क्या? मनी। मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है ना कोई भी गुड्स। तो अगर मनी ना होता तो प्राइस ना होती, और प्राइस ना होती तो ये फॉर्मूला नहीं होता, और फॉर्मूला नहीं होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हुआ कि नहीं, कंज्यूमर अपने मैक्सिमम यूटिलिटी पे पहुंचा कि नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचा कि नहीं, कभी पता ही नहीं चलता। बात समझ में आई आपको? अच्छा, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। जब भी आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है। ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। ठीक है, सपोज आप लेबर हायर करना चाहते हो, कैसे हायर करोगे? वेजेस देना पड़ेगा। वेजेस कैसे दोगे? पैसों में देंगे। तो जो भी हमें फैक्टर इनपुट चाहिए, जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उन्हें हायर करने के लिए हमें लगेगा पैसा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारे देश का जो टोटल वेल्थ है सब में कैसे बट रहा है? जो देश में प्रोडक्शन हुआ एंड देश में अर्निंग हुई, उस अर्निंग को कैसे बांटा जा रहा है? अगर कोई काम किया है किसी वर्कर ने, तो उस वर्कर को उसका रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है? पैसों में मिल रहा है। सैलरी, वेजेस कैसे मिल रहे हैं? पैसों में मिल रहे हैं। तो अगेन दैट्स अनदर पार्ट। एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, हमारे देश में जो लोन का सिस्टम है, हमारे देश में जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम, लोन का सिस्टम, पैसों का जो लेन देन का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा मनी पे बेस्ड है। मनी है तो ये क्रेडिट सिस्टम है, मनी नहीं होगा तो आप सोचो बैंकिंग कैसे होगा? ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में हर जगह यहाँ पे आपको बता रखा है कि कौन सा पार्ट कितनी बार आया है एग्जाम में। तो इससे क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। जब आप लास्ट डे रिवीजन करोगे ना, अभी तो नहीं पता चलेगा, जब आप लास्ट डे रिवीजन करने बैठोगे एंड आपके पास 4 डेज है, तो व्हेन यू विल रियलाइज कि अब आपको 4 दिन में 20 चैप्टर करने हैं, तो ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट्स को करना होगा। तो आपको ये सब पार्ट हेल्प करेगा। देन यू विल नो कि अच्छा ये पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है सप्लाई ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? मनी हेल्ड बाय द पब्लिक।
सप्लाई ऑफ मनी, मतलब आरबीआई बनाती है मनी, आरबीआई इशू करती है इस देश में, ठीक है। आरबीआई इज द सोल इशूअर, ठीक है। आरबीआई इश्यूज द मनी इन दिस कंट्री, ठीक है। और आरबीआई इशू करने के बाद, आरबीआई के इशू करने के बाद आरबीआई रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है। ये सरकार की ही बॉडी है, तो ये प्रिंटिंग करती है मनी की, और मनी फिर सर्कुलेशन में आता है। तो राइट नाउ हाउ मच मनी इज हेल्ड बाय द पब्लिक, राइट नाउ यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी पब्लिक ने होल्ड किया है, उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ध्यान रहे इसमें हमें सिर्फ पब्लिक को लेना है, ठीक है। यहाँ पे की वर्ड है हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक में कौन आ जाएगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, जैसे कि मैं और आप, हमारे पास कितना पैसा है वो काउंट होगा। बिजनेस फर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ठीक है ना, ऑल दीज फर्म्स वो आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा, तो हमारे देश में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना, जैसे एलआईसी हो गया। तो ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो किसको नहीं इंक्लूड किया, विच इज नॉट इंक्लूडेड, ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, जैसे कि सेंट्रल बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट, जिस देश में गवर्नमेंट प्रिंट करता है तो उस देश का गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, जो क्रिएटर्स ऑफ मनी है, उनको नहीं इंक्लूड किया है। जो यूजर्स ऑफ मनी है, उनका जो टोटल वैल्यू ऑफ मनी दे आर होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई मतलब यूजर्स ऑफ मनी के पास कितने मनी है अभी, उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। ओके, इसमें दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार समझा चुका हूं, नेशनल इनकम के वीडियो में भी समझाया। जो चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई में हम लोग करेंसी देखते हैं और डिपॉजिट देखते हैं। करेंसी यानी कि कैश, और डिपॉजिट यानी कि बैंक वाला पैसा, दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई को मेजर करने के चार मेन फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला किसने दिया? आरबीआई ने दिया। मैं जो जो बात इसमें बता रहा हूं उतना ही आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको एग्जाम में बेसिकली वो एक्सपैंड करने देंगे। एक्सपैंड करने मतलब डिटेल्स बताने बोलेंगे, कंपोनेंट्स बताने बोलेंगे। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के चार फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला है इसका मतलब ये नहीं कि सम्स आएगा एग्जाम में, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, वही पूछा जाएगा, और यही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ M1 एंड M4। चार मेन है, M1, M2, M3, M4। तो उसमें से 2014 में आपसे पूछा गया है M1 और M4 को एक्सपैंड करो, समझाओ। तो देखो M1 क्या होता है? M1 इज द फर्स्ट मेजर। किसने दिया ये फॉर्मूला? आरबीआई ने दिया। M1 में सबसे पहला आता है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, मतलब हमारे पास जो कैश है उसको काउंट करेंगे। नंबर टू, डिमांड डिपॉजिट, मतलब हम लोग जो पैसे बैंक में रखे हैं, विच वी कैन डिमांड एनी टाइम, बैंक से जाके कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मनी सप्लाई में काउंट होता है। एंड थर्ड आता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे फॉरेन के सरकारें हैं, फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स है, जो अपना कुछ डिपॉजिट आरबीआई के साथ जमा करके रखती है, तो उसको भी हम लोग काउंट करते हैं मनी सप्लाई में। that can also be demanded back anytime, ठीक है। so currency, our currency यानी कि our cash in hand, डिमांड डिपॉजिट यानी our cash at bank, और अदर डिपॉजिट यानी आरबीआई के साथ जो विदेशी बैंकों ने डिपॉजिट किया है। तीन चीजों को हम लोग लेते हैं M1 में। इट इज द मोस्ट लिक्विड, जो जो मैंने लिख के दिया है वही सब आपको बस यहाँ पे याद रखना है। इट इज द मोस्ट लिक्विड, या फिर इसको नैरो मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम चीजें आ रही है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे चीजें बढ़ती जाएंगी, तो इसमें कम चीजें आ रही है, इसीलिए इसको नैरो मनी बोलते हैं। और ये मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड मतलब क्या होता है? या तो वो कैश है, या तो वो कैश है, या फिर कन्वर्टेबल टू कैश है, या तो वो कैश है या फिर इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, वैसी चीजें आ रही है यहाँ। अगला हम लोग बढ़ते हैं M2 में। अब M2 क्या हो गया? वो ब्रॉडर हो गया। M1 नैरो मनी था, M2 ब्रॉडर है कंपेयर टू M1, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा? देखो M1 तो एज इट इज आएगा, मतलब ऊपर जो आया था वो सब तो यहाँ पे आएगा ही। इसके अलावा आपको आ जाएगा सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस।
तो यहां लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है दिस मेजर इज लेस लिक्विड कंपेयर टू M2। लिक्विडिटी अभी मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी का मतलब है या तो कैश है या तो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है। अब पोस्ट ऑफिस में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में देखो, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक वाला पैसा तो कभी भी निकाल सकते हैं, एटीएम जगह जगह पे लगा हुआ है, एटीएम में जाओ पैसा निकालो। बट जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं ना, अभी जल्दी हो जाता है, बट पहले ना इसमें 7 to 10 डेज का टाइम लग जाता था, अभी जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट पहले जब ये कॉन्सेप्ट बना था तब 7 to 10 डेज का टाइम लगता था। तो देखो, इट वॉज नॉट सो इजिली कन्वर्टेबल टू कैश, तो इसीलिए इसको सेकंड कैटेगरी में रखे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये लेस लिक्विड कहलाएगा क्योंकि डीले होता है इसमें। ब्रॉडर मनी कहलाएगा, उसके कंपैरिजन में ब्रॉड है, M1 के कंपैरिजन में ब्रॉड है, ठीक है, ओके। अगर आपको एग्जाम में बोले एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन में आपको बस फॉर्मूला ही एक्सपैंड करके आना है, लाइक जैसे M1 बोला ना एक्सपैंड करो, तो आप पहले ये फॉर्मूला बता दोगे और फॉर्मूला का क्या मीनिंग है, सबका क्या क्या मीनिंग है वो आप बता दोगे, बस इतना बता दोगे, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, नैरो मनी पूछे तो बता दो कि वो नैरो मनी है, मोस्ट लिक्विड पूछे तो बता दो, ठीक है। अदरवाइज आपको बस फॉर्मूला एक्सपैंड करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स M3 M4। तो M3 भी शुरुआत इसकी M1 से ही होती है, बट इसमें एक और चीज जुड़ जाएगा, वो है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स, जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, तो दिस मेजर लैक्स लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी और कम हो जाता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट निकालने के लिए आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जितने दिनों का आपने फिक्स डिपॉजिट किया। अगर आपने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट किया है तो आपको 5 years लग जाएंगे। देखो, आप डिफरेंस समझ रहे हो, पहला वाला जो हमने किया था M1, वो या तो कैश था या इजीली कन्वर्टेबल टू कैश था, बैंक से पैसा निकालने में कितना टाइम लगेगा, एटीएम जाएंगे निकाल लेंगे, 10 मिनट की बात है। बट सेकंड वाला जो कैटेगरी था, सेकंड वाले कैटेगरी में 7 to 10 डेज का टाइम लग रहा था, ठीक है। थर्ड वाला जो कैटेगरी है, थर्ड वाले कैटेगरी में तो भाई ईयर्स लग सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये और लेस लिक्विड हो गया और ब्रॉडर हो गया, ब्रॉडर इसलिए क्योंकि इसमें और चीजें भी आ रही है, ठीक है। एंड लास्ट इज M4 मनी सप्लाई। तो लास्ट फॉर्मूला इज M4, ये लीस्ट लिक्विड है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है M3 से, ध्यान दे, सारे फॉर्मूला शुरू होते थे M1 से, ये स्टार्ट हो रहा है M3 पे, तो इस पे आपको स्टार मार्क लगा के रखना चाहिए, दिस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम M1। ये सब पोर्शन ना आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, बहुत पूछेगा ट्रू फॉल्स में पूछने के लिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, और आपको शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन छोटे अमाउंट के बनेंगे, 1-2 मार्क्स के बनेंगे, बट बनेंगे बहुत तरीके के, ठीक है। हाँ, इसमें M3 से शुरू करोगे और उसके बाद क्या लोगे, आप ध्यान दो, M2 में क्या था, M2 में सेविंग्स डिपॉजिट था, पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट था। और M4 में क्या है, M4 में भी पोस्ट ऑफिस है, बट ऑल डिपॉजिट आ जा रहा है, सिर्फ सेविंग्स नहीं, टोटल डिपॉजिट आ जा रहा है, तो इसीलिए ये ब्रॉडर और ज्यादा है, ये और ज्यादा ब्रॉड मनी है। सो दिस इज अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी। एंड अभी रिसेंटली आपके सिलेबस में एक नया इंसर्शन किया गया है, उन्होंने एक M0 का भी फॉर्मूला दिया है, ठीक है। इससे पहले M0 हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, कुछ बुक्स में लिखा रहता था बट फिर भी सिलेबस में नहीं था। अब ये सिलेबस का पार्ट है, न्यूली इंसर्टेड है, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि काउंसिल ने बड़े चुपके से फॉर्मूला में, सॉरी, अपने सिलेबस में ये इंक्लूड कर दिया है, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। M0 में आप लोगे सर्कुलेशन में जो करेंसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो हमारे और आपके पास पैसे हैं वो आप ले लोगे। डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास रहता है, तो कमर्शियल बैंक्स भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, ये भी लेना पड़ेगा। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जैसा M1 वाला फॉर्मूला में आ रहा था, अदर डिपॉजिट, तो अदर डिपॉजिट भी आएगा। तो यहां पर M0 का भी एक फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा आप लेकर के चलिएगा, बिकॉज मे बी आपको क्वेश्चंस मिल जाए यहां से, क्योंकि ये न्यूली इंसर्टेड पोर्शन है, तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो है टाइप्स या काइंड्स ऑफ मनी।
तो मनी दो टाइप में है, एक करेंसी के फॉर्म में होता है और एक डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कैश और इसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी, ठीक है, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। सो वन इज कैश, वन इज बैंक। तो जो करेंसी होता है हमारे पास वो दो फॉर्म में होता है, कैश इन हैंड बोलते हैं बेसिकली, और उसको कैश एट बैंक, ठीक है। सो ये जो कैश इन हैंड है ये दो फॉर्म में होते हैं हमारे पास, एक कॉइन्स के फॉर्म में और दूसरा करेंसी नोट्स के फॉर्म में। तो जो मेटालिक मनी है दैट इज कॉल्ड कॉइन्स, टोकन मनी, और जो पेपर नोट्स के फॉर्म में होता है उसे हम लोग करेंसी नोट्स कहते हैं, ठीक है। इसको पेपर मनी भी कहते हैं, पहले वाले को टोकन मनी भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक रुपए का जो नोट है, एक रुपए का नोट का बात हो रहा है, ठीक है, एक रुपए का नोट भी होता है, शायद बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है बट होता है, ठीक है। तो एक रुपए का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। बाकी जितने भी नोट है वो आरबीआई इशू करती है, ठीक है। एक रुपए का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट्स आरबीआई इशू करता है, राइट। तो ये है अबाउट करेंसी। अब ये जो करेंसी नोट्स है ना, तो नोट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जमाने में एक कन्वर्टेबल मनी हुआ करता था, कन्वर्टेबल यानी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, क्योंकि रियल मनी जो पहले जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब से मेटल, का यूज करके ट्रांजैक्शंस होते थे। बट गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल दीज वैल्यूबल मेटल्स, इनसे ट्रांजैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पुराने जमाने में। एक तो इनका वेट बहुत ज्यादा होता था, मास बहुत ज्यादा होता था, प्लस इनको चोरी हो गया तो मतलब वैल्यूबल्स है ना, चोरी हो गया तो बहुत ज्यादा वैल्यू की चोरी हो जाती थी। तो ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए नोट्स बनाए गए, ठीक है, नोट्स बनाए गए, और वो नोट्स गोल्ड को रिप्रेजेंट करता था। तो सरकार ने सबसे सोना ले लिया और सोने लेने के बाद पेपर करेंसी दे दिया। सरकार ने बोला ये जो पेपर है ये गोल्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम इससे ट्रांजैक्शन करो, ऐसा माना जाएगा कि ये गोल्ड का ही ट्रांजैक्शन है। और जब तुम्हें वापस चाहिए होगा तो यू ब्रिंग इट बैक एंड यू विल गेट गोल्ड। तो इसको बोलते थे कन्वर्जन, कि आप पैसे वापस दे दो एंड गोल्ड लेके चला जाओ। तो यू कैन कन्वर्ट योर मनी इनटू गोल्ड या फिर जो भी मेटल्स। तो पहले ये होता था और इसको हम लोग कहते थे कन्वर्टेबल मनी, वेयर मनी वाज कन्वर्टेबल इनटू वैल्यूएबल मेटल्स। बट पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी और सोना उतना अवेलेबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही नोट छापने शुरू कर दिए, ऐसे ही नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ने बोला कि यू शुड ट्रस्ट दीज नोट्स बिकॉज आई हैव इशूड इट। तो मेरे भरोसे पे आप इस नोट्स को यूज करो। पहले लोग नोट्स क्यों यूज करते थे, पहले लोग नोट्स को क्यों ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उस नोट के बदले में गोल्ड मिलता था। तो गोल्ड वाज द ट्रस्ट फैक्टर। बट अब सरकार ने बिना गोल्ड के ही नोट्स प्रिंट करने शुरू कर दिए। अब जो नोट्स मिलते हैं उसके बदले में सोना नहीं मिलेगा, सरकार को जमा कराओगे तो सोना नहीं देगी सरकार। लेकिन तो अब हम लोग क्यों यूज करें, बिकॉज सरकार बोलती है ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने प्रिंट किया है तो मेरे पे भरोसा रखो। तो अब जो पैसे होते हैं ना वो होते हैं इनकन्वर्टेबल, मतलब आप इसको गोल्ड, सिल्वर या फिर वैल्यूएबल किसी भी मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। टुडे व्हाट वी आर यूजिंग इज इनकन्वर्टेबल। आज जो होता है पैसा वो सरकार के ऑर्डर या फियाट पे बनता है, इसको बोलते हैं फियाट करेंसी, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड, फियाट करेंसी। ये सरकार के प्योरली ऑर्डर पे बना है, इसके बदले में कोई सोना चांदी कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमें इसलिए इसको यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज फिएट करेंसी। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है कि फिएट करेंसी को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। बहुत बार देखे हो ना, नोट में कुछ लिखा रहता है या नोट थोड़ा सा फटा रहता है या नोट पे चाय गिरी भी रहती है, कुछ भी नोट अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो भी क्या कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं नहीं 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 ये नोट नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा भाई, सरकार ने बोला है चलना है, ठीक है। वो लोग बोल देते हैं वैसा, बट बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों ने उतना पढ़ाई लिखाई किया नहीं है ना। बट एक्चुअली में द लॉ इज दैट कोई भी नोट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो भले ही थोड़ा सा कॉर्नर में फटा हो, वो भले ही उसमें कुछ लिखा हो, वो भले ही बहुत पुराना नोट हो, आप उसको लेने से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगल टेंडर है, वो सरकार के ऑर्डर्स पे बनाया गया है, उसकी लीगल वैलिडिटी है, इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। एंड लीगल टेंडर को कोई लेने से मना नहीं कर सकता।
ये बस पढ़ लो, प्रैक्टिकली मत कर लेना, बाहर जाके रिक्शा वाले से आप लड़ जाओगे कि नहीं नहीं मैंने तो पढ़ा है, ये तो लीगल टेंडर है, आपको लेना ही पड़ेगा, वो बजा डालेगा तुमको। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ने की बात अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। ठीक है, हाँ बट इसको नहीं मना करना चाहिए, करते हैं लोग, अब क्या करें। ठीक है, अच्छा जो लीगल टेंडर है वो भी दो टाइप का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर। तो इफ द मनी इज यूजेबल ओनली अप टू अ सर्टेन अमाउंट, जैसे अभी तो नहीं आता है बट पुराने जमाने में आता था, 10 पैसों का सिक्का होता था, कॉइन्स, कॉइन, ये देखो शक्ल बन गया। ठीक है, 10 पैसे, 10 पैसे के ना कॉइन्स आते थे, 10 पैसे के कॉइन्स आते थे। तो आप क्या बड़े बड़े ट्रांजैक्शन 10 पैसे के कॉइन्स में करोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं सरकार ने प्रिंट किया, लीगल टेंडर है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आप कॉइन्स, एक बोरा कॉइन्स भर के लेके जाके आप रख दोगे उसके टेबल पे, वो वही बोरा आपके सर पे दे मारेगा। ठीक है, कुछ पैसे होते हैं जो एक लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होते हैं, अब तो ये यूज भी नहीं होता, बट जैसे 1 रुपी का कॉइन हो गया, 1 रुपी का कॉइन हो गया, तो 1 रुपी का कॉइन कुछ पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अगर आपको, आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन की अमाउंट आई 215 रुपए, तो वो जो 15 रुपए का लास्ट का 5 रुपीज है ना, वो आप एक एक रुपए के कॉइन्स में दे सकते हो, बट आप पूरे 215 रुपए कॉइन्स में नहीं दे सकते। एंड सिमिलरली कुछ चीजें होती है जो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, वो होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जैसे कि आपको 500 का नोट यूज करना है, आप बड़े पेमेंट करना चाहते हो 500 के नोट में, आप बड़े पेमेंट करना चाहते हो 200 के नोट्स में, करो ना, अनलिमिटेड है, जितना यूज करना करो, बट कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है बाय द वे, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड लास्ट आ जाता है वो आपका बैंक वाला, डिपॉजिट मनी। तो जो पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिस जो कि चेकेबल डिपॉजिट होता है, उसको हम लोग चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो बेसिकली मनी दो टाइप के होते हैं, एक जो हमारे पास कैश के फॉर्म में रहेंगे और दूसरा जो बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में रहेगा। फिर कैश वाला भी पहले कन्वर्टेबल होता था, अब नॉन कन्वर्टेबल है, जिसे हम फिएट करेंसी लीगल टेंडर मनी कह रहे हैं। लीगल टेंडर भी दो टाइप का हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे तो ये पहले दो कैटेगरीज हुए। ठीक है, अब फिर सेकंड वाले कैटेगरी का भी ए पार्ट हुआ कन्वर्टेबल और बी पार्ट हुआ इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल को ही लीगल टेंडर कहते हैं। अब लीगल टेंडर भी दो टाइप का हो गया, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो मैंने इस तरीके से बना के दिया आपको कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। बुक में क्या है ना, पूरा 2-3 पेजेस में पैराग्राफ फॉर्म में समझाया है, मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको समझ में आए कौन किससे लिंक है। ठीक है, बाकी मैंने समझाया वही है जो बुक में है। ठीक है, तो जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिनके पास मेरा मटेरियल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में एक और पार्ट रह गया है, वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, जब प्राइसेस कॉन्स्टेंटली एंड एक बड़े अमाउंट से राइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में दो बातें मैंने बोली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार होना चाहिए, एंड बड़े अमाउंट में। ठीक है, अग्रेसिवली वो बढ़ना चाहिए, इट शुड बी अ बिग अमाउंट, तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब दाम बढ़ते रहते हैं और ज्यादा अमाउंट से बढ़ते रहते हैं, बिग चेंज। अब इन्फ्लेशन भी दो टाइप का होता है, देखो ये ना क्लास 11 में आपने किया है। एक होता है कॉस्ट पुश और एक होता है डिमांड पुल। ठीक है, दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब महंगाई प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की वजह से बढ़ती है, प्रोडक्ट का ही दाम बढ़ गया तो प्रोडक्ट बिकेगा भी महंगा, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और जब महंगाई एक्सेस डिमांड की वजह से बढ़ती है कि मार्केट में बहुत डिमांड है, सप्लाई उतना है नहीं, डिमांड ज्यादा है, तो भी दाम बढ़ते हैं, सेलर ज्यादा दाम में बेचते हैं। फिर ये आपने क्लास 11 में भी किया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया, आप एक बार इसको कर लेना। ठीक है, सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। मनी बैंकिंग मिला करके 8 मार्क्स आता है, तो अभी बैंकिंग वाला पार्ट हमारा बाकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।